हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे सेशन पर पहली बार आए हैं तो और अगर आप लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए, तो एक अच्छे से प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं आप लोग। ठीक है। इसमें हम आप लोगों के लिए दोस्तों एनसीईआरटी से, लुसेंट से और जो वीवीआई आपको रिपीटेड क्वेश्चन होता है वो पीवाईक्यू, ये तीनों मिक्स करके हमने ये सेशन बना के आप लोगों के बीच लाया है। और हम प्रत्येक सेशन इसी पैटर्न पे लाते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने 24 सेशन नहीं देखा है, ये 25वां सेशन है, अगर आप लोगों ने इससे पहले 24 सेशन नहीं देखा है तो जा करके ज़रूर देखिए। और आप लोगों को बहुत ही इसमें ज़्यादा मदद मिलेगा जीके जीएस में। ठीक है। और दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन को हम डिस्कशन के साथ समझाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन पढ़ दिए, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन पढ़े और आंसर बता दिए। नहीं दोस्तों, क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन के बस साथ साथ हम ऑप्शन का विश्लेषण करते हैं। ऑप्शन के बाद जो है क्वेश्चन के पूरा विश्लेषण करके हम फिर आंसर बताते हैं। तो थोड़ा टोटल हम 25 क्वेश्चन का एक सेट लाते हैं। ठीक है। जिसमें आप लोगों को, अगर आप लोग जैसे देख लीजिए बिहार पुलिस, खास करके बिहार पुलिस, अगर आप लोग 3 अगस्त 2025 को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत रामबाण है। इसलिए कि हमने जो इससे पहले सेशन करवाया है उसमें बिहार पुलिस वाले बच्चों के लिए बहुत ही फ़ायदा मिला है, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से फंसा है। ठीक है। तो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे तो उसके लिए, अगर एनटीपीसी आप लोग आने वाले समय में देंगे तो उसके लिए बीएसएससी, एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए चुना गया है। और ये सेशन, ये क्लास आप लोग टॉप क्लास ट्यूशन चैनल पर देख रहे हैं प्रदीप सर के द्वारा। अगर आप लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है। और अगर आप लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, आप लोगों को सेशन के लास्ट में बताएंगे। जो जो हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे उसको हम फ्री में पीडीएफ देंगे। ठीक है। तो चलते हैं बिना लेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे। 1 नंबर में क्या पूछा गया देखिए ध्यान से। वर्ष 1912 में बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार के अलग होने के उपलक्ष्य में दिनांक डैश को संपूर्ण राज्य में बिहार दिवस मनाया जाता है। मतलब यहाँ सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये बात यहाँ पर हम लोगों को बताना है। तो कब मनाया जाता है बिहार दिवस? 22 फरवरी को, 22 मार्च को, 21 दिसंबर को या फिर 21 जनवरी को। तो आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों ध्यान से इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। देखिए कह रहा है ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष 1912 में, इसमें भी याद रखना है आप लोगों को, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। कब आया? 22 मार्च। कब? 22 मार्च 1912 ईस्वी को। 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार कहाँ से अलग हुआ था? बंगाल से। 22 मार्च 1912 को बिहार कहाँ से अलग हुआ? बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन पे। जात और सवार, ध्यान से देखिए क्या क्या कह रहा है। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? इतिक्यारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली, जमींदार प्रणाली, तोमर प्रणाली। इसका राइट जवाब मनसबदारी प्रणाली हो जाएगा। अच्छा, मनसबदारी प्रणाली होता क्या है? हम अगर मनसबदारी प्रणाली की बात करें तो ये क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। मनसबदारी प्रणाली आखिर होता क्या है, किसको मनसबदारी प्रणाली बोलते हैं हम लोग? देखिए ध्यान से, मनसबदारी प्रणाली मुगल बादशाह अकबर द्वारा 1571 में शुरू की गई थी। किसके द्वारा शुरू की गई थी? बादशाह अकबर के द्वारा। कब? 1571 ईस्वी में यह एक प्रशासनिक और सैन्य प्रणाली थी। ये प्रशासनिक और सैनिक का एक सिस्टम था। मनसब, मनसब का अर्थ अरबी में
पद होता है। क्या होता है? मनसब का अर्थ पद होता है या रैंक होता है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं ना कि ये फलना व्यक्ति फलना रैंक पे है, उसी तरह से या फलना पद पे है, तो एक ही बात हुआ, रैंक या पद एक ही बात हुआ। तो मनसब का अर्थ या तो पद या तो रैंक बोल सकते हैं। ठीक, यह प्रणाली अधिकारियों और सेनापतियों के पद और वेतन निर्धारित करती थी। मतलब जो जिस रैंक पर रहती थी उसके अनुसार से उसकी वेतन निर्धारित की जाती थी। और इसमें सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के पद शामिल थे। क्या क्या? इसमें सैन्य और नागरिक दोनों प्रकार के पद शामिल थे। तो आई होप कि आप लोग को मनसबदारी के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह एक प्रशासनिक प्रणाली है, यह एक प्रशासनिक प्रणाली है जिसमें मनसब का अर्थ क्या होता है? पद या रैंक होता है, और इसी पद या रैंक के आधार पर वेतन को सेट किया जाता है। इसमें नागरिक भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं। राजस्थान के किस किले में वीरता कला और स्मृति में छतरियां बनाई गई थी जिन्होंने वर्ष 1568 में सम्राट अकबर की घेराबंदी में अनेक प्राण त्याग दिए थे? आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, रणथंभौर किला या फिर कुंभलगढ़ किला? ये क्या हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ किला। ऑप्शन नंबर बी। चित्तौड़गढ़ किला के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते, देखिए ध्यान से। इसमें क्या बताया गया है कि चित्तौड़गढ़ किला जो है राजस्थान के सबसे बड़े किले में से एक था। क्या था? सबसे बड़े किले में से एक था, जो मेवाड़ की राजधानी था। मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? मेवाड़ की राजधानी कहाँ था? चित्तौड़गढ़ था। ये भी बात याद रखना है, ठीक है। था 1567 से 1568 में अकबर ने इस किले को घेर लिया था। जब अकबर ने इस पर युद्ध करने को ठाना तो अकबर ने 1567 और 68 के ईस्वी के बीच में इस किले को, चित्तौड़गढ़ किले को घेर लिया था। और इस घेराबंदी में जयमल और कल्ला ने, कौन कौन? जयमल और कल्ला ने मुगल सेना का वीरतापूर्वक सामना किया। कौन कौन? जयमल, टोडरमल जयमल और कल्ला ने पूरे वीरतापूर्वक से सामना किया था। हालांकि वे घेराबंदी के दौरान मारे गए थे। उनकी वीरता और बलिदान के सम्मान में चित्तौड़गढ़ किले में उनकी छतरियां बनाई गई। किसके किसके सम्मान में? जयमल और कल्ला के भी सम्मान में, जो आज भी आपको मौजूद है। ये छतरियां किले के दूसरे और तीसरे द्वार के बीच स्थित है और आगंतुकों को इन वीर योद्धाओं की याद दिलाती है। जो आने वाले होते हैं वहां पर, उसको इन वीर योद्धाओं की याद दिलाते हैं, ठीक है। जयमल और कल्ला डैश रामपथ के अग्रणी ज्योति स्तंभ संत थे जिन्होंने रामचरितमानस नामक कविता भी लिखी थी। क्या लिखी थी? कविता। वल्लभाचार्य, तुलसीदास, चैतन्य, नामदेव। तो ये कौन लिखा था? तुलसीदास ने लिखा था। रामचरित नामक कविता लिखा था किसने? तुलसीदास ने। 5 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? दयानंद, विवेकानंद, रामानंद या नामदेव? तो ये कौन थे? रामानंद थे। कौन थे? रामानंद। इसके बारे में कुछ जान लेते, देखिए। रामानंद। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद थे। वे 14वीं शताब्दी के एक वैष्णव कवि और संत थे। कौन शताब्दी के? 14वीं। वैष्णव कवि संत थे जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय की स्थापना की। कौन सी संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय। और भगवान राम की भक्ति पर जोर दिया था। कौन? रामानंद ने। 14वीं शताब्दी में ये एक वैष्णवी और संत कवि थे, ठीक है। 6 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस एक सब्सक्राइब और एक लाइक चाहिए, ताकि आप लोगों को हमारा आने वाला जो सेशन है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोगों से एक बस सब्सक्राइब चाहते हैं, ताकि हम फिर आप लोगों के लिए एक अच्छे से और अच्छा सेशन, अच्छा क्वेश्चन लेकर के आप लोगों के लिए, आप लोगों के बीच आए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है। भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां, बाबर, हुमायूं या अकबर? तो ये सभी को पता है कि बाबर में प्रथम मुगल सम्राट जो था कौन था? बाबर था। कौन था? बाबर।
ये कब आया था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसका पूरा क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जिसे आमतौर पर बाबर के नाम से जाना जाता है, मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। कौन थे? मुगल साम्राज्य का संस्थापक। उसका जन्म 1483 में उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये देखिए, इस बात को पॉइंट करना है, नोट करना आप लोगों को। उज्बेकिस्तान में हुआ था 1483 ईस्वी में। वह अपने पिता और माता के माध्यम से तैमूर और चंगेज खां का वंशज था। किसका वंशज था? तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। 1526 में उसने पानीपत की लड़ाई में दिल्ली सल्तनत के अंतिम मुगल इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। किसको? इब्राहिम लोदी को हराया था। कब हराया था? 1526 में। कहाँ पर? पानीपत की लड़ाई में, दिल्ली में। ठीक है, इस बात को भी नोट करते चलना है। और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। जो पहली बार भारत आया था वो उज्बेकिस्तान से। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में वो कहाँ पर लड़ाई लड़ा था? पानीपत में पहली लड़ाई लड़ा था 1526 ईस्वी में। और वो किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। तब जाकर के वो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कर सका था। ठीक है, विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बुद्ध गया, कन्याकुमारी, अंडमान, श्रीनगर। तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। ठीक, कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। यह स्मारक समुद्र में एक चट्टान पर बना है। कहाँ पर? जैसे ये आपको है भारत की सबसे दक्षिणी हिस्सा है और तमिलनाडु यहाँ पर आपको पड़ जाता है। ये हिस्सा तमिलनाडु का है। ठीक है, इस हिस्सा में कह रहा है कि यह स्मारक समुद्र में एक चट्टान पर बना है। यहाँ पर जो समुद्र है वहाँ पर चट्टान बना है, जो मुख्य भूमि से लगभग 500 मीटर दूर है। ये जो मुख्य भूमि है इससे दूर इधर कितना है? 500 मीटर की दूरी पर आकर के ये चट्टान बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल। कहाँ? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकलित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, मुंबई। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्या हो जाएगा? कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 में क्या पूछ रहा है? देखिए, हुमायूं के उत्तराधिकारी डैश का जन्म हुमायूं के निधन के समय हुआ था और वह उत्तराधिकारी मात्र 13 वर्ष का था। तो वो कौन था? जहांगीर, बाबर, शाहजहां, अकबर। तो कौन था? अकबर ही था। कौन था वो? अकबर था, जो मात्र 13 साल का था जब उसकी मृत्यु हो रही थी। ठीक है, हुमायूं के उत्तराधिकारी अकबर का जन्म हुमायूं के निधन के समय हुआ था और वह उत्तराधिकारी मात्र 13 वर्ष का था। अकबर की मृत्यु हुई थी 1542 में। और सॉरी, अकबर का जो जन्म हुआ था वो 1542 ईस्वी में हुआ था और हुमायूं की जो मृत्यु हुई थी 1556 ईस्वी में हुई थी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब अकबर का जन्म हुआ था उसके बाद जो है 13 साल के बाद ये 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हुई थी। तब तक में ये अकबर कितना साल का था? 13 साल का हो चुका था। कितना साल का? 13 साल का हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का उपनाम दिया गया जिसका अर्थ है विजय विश्व। जहांगीर, साहेबजादा, शाहजहां या शाहजहां। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग बताइएगा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? जहांगीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या हो जाएगा? जहांगीर। आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए भारत में 23 मार्च को डैश दिवस मनाया जाता है। वीरता दिवस, श्रद्धांजलि दिवस, शहीद दिवस या विरोध दिवस। तो ये शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक शहीद दिवस आपको 30 जनवरी को, एक शहीद दिवस 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1948 ईस्वी में 1948 ईस्वी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में
इसी दिन महात्मा गांधी को गोली मारा गया था। ठीक है, इसीलिए अगर आप लोगों को इसके बारे में भी पूछे तो शहीद दिवस आप लोगों को जवाब देना है। चाहे इन तीनों को जो फांसी लगाई गई थी इन तीनों के बारे में भी पूछे तो क्या हो जाएगा, 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। एक 23 मार्च को, एक 30 जनवरी को। तो ये कंफ्यूज आप लोगों को नहीं रहना इस कंफ्यूजन में। ठीक है, 23 मार्च और 30 जनवरी। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने, अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने। तो किसने करवाया था? ये शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां के बारे में आइए कुछ देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और इस ताजमहल के बारे में भी सुन लेते हैं कुछ क्या है बात। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। किसकी याद में? मुमताज महल की याद में करवाया था। कहा जाता है कि शाहजहां ने 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया था। कब? 1632 में। और यह 1643 में बनकर तैयार हुआ था। हालांकि कुछ अन्य निर्माण कार्य जो छोटे मोटे कार्य थे वो 1653 तक चला था। ठीक है, इस मकबरे का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी के नेतृत्व में 20,000 से अधिक कारीगरों और 1,000 से अधिक हाथियों का मदद से किया गया था। नोट करने वाली बात क्या है इसमें दोस्तों आप लोगों के लिए, 1643 ईस्वी में ये बनकर तैयार हुआ था और शाहजहां ने 1632 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू करवाया था। और कुछ जो अन्य शेष कार्य थे वो 1653 तक चला था और अहमद लाहौरी के नेतृत्व में इसको बनाया जा रहा था। 20,000 से अधिक कारीगर लगा था और 1,000 से अधिक हाथी लगा था। तो यही क्वेश्चन सब आप लोगों को कहीं से पूछा जा सकता है, तो हमने हर एक पॉइंट को क्लियर करवा रखा है। ठीक है, आप लोगों को अगर ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोगों से सिर्फ एक सब्सक्राइब और एक लाइक हम चाहते हैं। ठीक है, किसी का मेहनत है दोस्तों, आप लोगों को बस एक बार बटन दबा देना है, क्लिक कर देना है सब्सक्राइब बेल आइकन पर, बस। और क्या है, देखिए, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशेष उपलब्धियां हैं। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, अकबर। इसका भी राइट जवाब क्या हो जाएगा? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन पे। वर्ष 1999 में महाराजा सवाई प्रताप, कौन? महाराजा सवाई प्रताप ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? मैसूर पैलेस, गेह पैलेस, चित्तौरी पैलेस, हवा महल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हवा महल का निर्माण करवाया था। और ये हवा महल कहाँ पर निर्माण करवाया था? जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। इस बात को भी आप लोगों को याद रखना। 1799 ईस्वी में। 15 नंबर का क्वेश्चन में है कि डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था? किसने? गुरु हरराय ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु रामदास ने, गुरु अंगद देव ने। तो गुरु अर्जुन देव ने किसका? हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था? कुतुब उद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, सैयद वहीद अरफ या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। किसके नाम पर रखा गया था? ऑप्शन नंबर डी आपको राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो ह्वेनसांग जो यात्री थे चाइना के, वो हर्षवर्धन के समय में भारत में आए थे। किसके समय में? हर्षवर्धन के समय में। किसके समय में? हर्षवर्धन के। राइट। उसके बाद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच, इस बात को आप लोगों को गौर करना, ईस्वी और ईसा पूर्व,
3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान कौन सा है जो बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूनों के लिए प्रसिद्ध है? देवास, सांची, सतना, विदिशा। इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा। राइट जवाब क्या हो जाएगा? सांची हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सांची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था? शेरशाह सूरी, सिकंदर सूरी, बहलोल सूरी, मोहम्मद सूरी। तो ये सिकंदर सूरी को हराया था। किसको? सिकंदर सूरी को हराया था। ठीक है, हुमायूं ने। महात्मा गांधी ने डैश वर्ष में नेटाल इंडियन कांग्रेस का गठन किया था? कब? 1854, 63, 94, 74। तो 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस गठन की स्थापना की थी। अच्छा, ये है क्या, ये कौन सी गठन है, ये आप लोगों को अभी हम बताएंगे। देखिए, नेटाल इंडियन कांग्रेस NIC एक राजनीतिक संगठन था। क्या था, इस बात को नोट करना है। राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1894 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका के नेटाल कॉलोनी में, इसलिए इसका नाम नेटाल पड़ा। ठीक है, नेटाल कॉलोनी। और बाद में नेटाल प्रांत में भारतीयों के खिलाफ भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए ये काम में आई। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित संगठन ने बाद में रंग भेद के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो आपको नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी 1894 ईस्वी में, कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। ये जब रंग भेद के शिकार हुए महात्मा गांधी, तब जा करके ये संगठन बहुत ही वहाँ पर अच्छा भूमिका निभाया। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों, आप लोग को कमेंट में ये बताना है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए और कब गए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का अंत डैश संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुआ था? पुरंदर की संधि, साल बाई की संधि, तितोरी, यंडावा की संधि। इसका राइट जवाब हो जाएगा साल बाई की संधि। क्या हो जाएगा? साल बाई की संधि। 22 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। इसमें क्या पूछा गया, देखिए। रोलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में मनाया जाता है? 6 अप्रैल 1919 को, 14 जून 1921 को, 8 मई 1920 को, या फिर 2 फरवरी 1913 को। इसका राइट जवाब 6 अप्रैल 1919 हो जाएगा। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी वो 13 अप्रैल को हुई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, कब? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। और राष्ट्रीय अपमान दिवस जो मनाया जाता था रोलेट एक्ट के विरोध में, ये 6 अप्रैल 1919 को मनाया जाता गया था पहली बार। ठीक है, 23 नंबर का क्वेश्चन में आते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन डैश वर्ष में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था? कब किया गया था? 1921, 22, 30 या फिर 28? तो ये 1930 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? सॉरी दोस्तों, 1928 ईस्वी में। अच्छा, ऑप्शन गड़बड़ हो गया था। 1928 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1928 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कहाँ पर? 24 पे। 1920 का खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरोध में आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन मिस्र, अफगानिस्तान, इराक, तुर्की। तो ये तुर्की के खलीफा के सम्मान में ये खिलाफत आंदोलन किया गया था 1920 ईस्वी में। किसके? तुर्की के खलीफा के सम्मान में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर के क्वेश्चन पे देखिए। मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? 13 जुलाई 1915 को, 15 मई 1907 को, 2 फरवरी 1913 को, 26 अगस्त 1910 को। तो यही राइट जवाब हो जाएगा 26 अगस्त 1910 को। ठीक है,
आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप लोग को हमारे चैनल की PDF, इस क्लास की PDF फ्री में चाहिए, ठीक है, तो आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन में आना है और वहाँ पर टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आइए और टेलीग्राम में फॉलो करके वहाँ पर आइए, हमें कमेंट कीजिए और वहाँ पर बताइए कि आप लोगों को कौन सा PDF चाहिए, हम वहाँ पर आप लोगों को भेजेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू।